नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानी नशा। इस कहानी पर एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आज उसका भाग दूसरा देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। रामरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप भी नहीं सकता। देखिए ये घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ है। जब ईश्वरी और बीर रेलवे स्टेशन से उतरकर घर जा रहे हैं, तो बीर के पहनावे को और उसके स्वभाव की चर्चा चल रही है, जहां पर रियासत अली और रामहरख जो है वो उनके साथ जा रहे हैं। तो ये बताते हैं, जो ईश्वरी है वो बताते हैं कि मेरे दोस्त के सादा रहने का क्या कारण है कि वो गांधीवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो उसी बात के आगे जो रामरख हैं वो क्या कहते हैं कि अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता, कि इनको कोई देखकर जांच ही नहीं सकता कि ये इतने अमीर भी हैं। रियासत अली ने समर्थन किया। आपने महाराजा चांगली को तो देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई यानी ओढ़ने की चद्दर और चमरोधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज भी खोल दिया। ये महाराज चांगली की बात करते हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा साधारण लगते थे, लेकिन उन्होंने ही 10 लाख का कॉलेज खोल दिया, अर्थात उनके पास भी बहुत ज़्यादा धन थी। उसका उदाहरण रियासत अली यहाँ पर बताते हैं। मैं मन में कटा जा रहा था, मैं यहाँ पर कौन है, बीर है, पर न जाने क्या बात थी। मन में क्यों कट रहा था, क्योंकि वो सब झूठी बातें कर रहे थे। जो बीर है उसे बहुत ही बड़ी रियासत का एक राजकुंवर या कुंवर बता रहे थे, लेकिन इस पर भी वीर बता रहे हैं कि न जाने क्या बात थी कि ये सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। यानी मुझे इसमें कुछ मजाक वाला कुछ नहीं लग रहा था, बल्कि ये बातें उसे सुहा रही थी, अच्छी लग रही थी। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। जो जो बातें ईश्वरी और जो रियासत अली या रामरख कर रहे थे, उन सब बातों को सुनकर और जो उसकी कल्पना की जा रही थी कि वो एक बड़ी रियासत का कुंवर है, उसके समीप से भी ज़्यादा समीप आ रहा था। यानी उन चीज़ों को वो अनुभव करने लगा था। मैं शह सवार नहीं हूँ, यानी बहुत ज़्यादा जो सवारी करना मुझे नहीं आता। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। अच्छी कदकाठी के घोड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी, यानी शरीर का प्रत्येक अंग अंग कांप रहा था। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी। क्यों? क्योंकि कहीं जो साथी हैं उनको पता न चल जाए कि मैं वाकई में कुंवर नहीं हूँ। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। ईश्वरी जो चल रहा था घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है, कि ईश्वरी मेरी सच्चाई जानता था, इसलिए उसने घोड़े को बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलाया। ईश्वरी के घर पहुंच गए तो वहां पर क्या है, ईश्वरी का घर क्या किला था, यानी बहुत बड़ा घर था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, और एक हाथी भी वहां बंधा हुआ है। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर मेरे बारे में बताया। ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। किसकी बात कर रहे हैं? ईश्वरी के घर की, कि वहां पर वो देहात के जमींदार हैं, मुनाफा भी खूब है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल की भी वो ध्यान रखते हैं, मान सम्मान करते हैं। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने भी ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? यानी तुम मेरा इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन क्यों कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। ईश्वरी ये बात जानता था कि अगर वो उसकी गरीबी की सच्चाई बता देता तो ये सब लोग इससे बात भी नहीं करते। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा,
पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हो। मैं इसे अमीरों अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग कर रहा हूँ। देखिए, मुहावरे का इस्तेमाल किया है। पोतड़ों का रईस यानी जो जन्म से ही रईस हो, ऐसा बनने का मैं ढोंग कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, यानी सुबह जल्दी भोजन का बुलावा आ गया। पुरानी सभ्यता से मतलब है कि पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए लोग थे। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। यानी जैसे रईस करते हैं, बिल्कुल वही काम ये करने लगे और इन्हीं कामों की आज तक की बुराई और आलोचना कर रहे थे। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। कहार जो व्यक्ति है, सेवक है वहां पर। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। कौन सा विचार? कि तुम जो अमीर हो या पूंजीपति हो, ये गरीबों को कुछ नहीं समझते, उनका शोषण करते हो, बेदर्दी रवैया रखते हो। और वैसा ही रवैया अब किसका हो गया है? वीर का भी हो गया है। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, बजरा जो किश्ती है, कहीं मछलियां या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था, यानी एक पूरा ग्रुप नौकरों का हमेशा हमें घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जबान हिला देना ही काफ़ी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने के लिए हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झेलने को खड़ा। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था, यानी महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाला कुंवर। और किसका चेला हूँ? महात्मा गांधी का। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। सब मेरे से प्रभावित थे। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाएं। बिछावन ठीक समय पर लग जाए, यानी बिस्तर भी ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया है। ये सब किसके लिए चल रहा था? वीर के लिए। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाते, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाता। यहाँ पर जो वीर है, वो उस कल्पना लोक में इतने ज्यादा रम चुके थे कि ईश्वरी चाहे अपना काम खुद कर ले, लेकिन वीर नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो काम करते हैं तो उनकी जो बड़प्पन है, महानता है, या उनका जो अमीरीपन है, उस पर दाग लग जाए। इस प्रकार का विचार उनके मन में आने लगा था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, यानी अंदर भीतर था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देरी हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद में झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। मुंह लगा यानी खूब जबान चलाने वाला। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। जबकि इस व्यवहार का विरोध कौन करता था? पहले वीर करता था, लेकिन आज स्वयं वीर वैसा ही बर्ताव इन नौकरों के साथ कर रहा है। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सिलाई माचिस भी पास थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था, यानी वीर भी झुंझला रहा था कि लैंप कैसे जलाऊं। समाचार पत्र आया हुआ रखा था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। समाचार पत्र भी पढ़ना है, लेकिन लाइट नहीं है। लैंप स्वयं नहीं जलाएगा
देवयोग से यानी भगवान की कृपा से उसी वक्त मुंशी रियासत अली वहां पर आ गए। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो, यानी 1 घंटे भी ना टिक सके। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप को जला दिया। देखिए, ये वही वीर है जो इस तरह के व्यवहार की आलोचना करता था, लेकिन अब वही वीर है जिसके स्वभाव में इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है कि वो कहता है कि ऐसे हरामखोर और कामचोर लोगों को तो मैं अपने घर में 1 घंटा भी ना रहने दूं। घर यानी रियासत, क्योंकि अब वो किस चीज को अनुभव कर रहा है, अपने कल्पना लोक में जी रहा है और खुद को कुंवर मान रहा है। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। वहां पर कहां पर? ईश्वरी के घर में। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ पांव बांधकर बोला, हाथ जोड़कर बोला, बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? सरकार यानी वीर से कह रहा है कि आप तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज होगा तो जमींदार न रहेंगे। यानी एक समय लोगों की विचार है कि अगर स्वराज्य, सुराज यानी स्वराज्य, स्वतंत्रता हो जाएगी तो यहाँ पर जमींदार भी समाप्त हो जाएंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते ही क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे भी देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं। हम लोग कौन? वीर कहता है कि हम तो तैयार बैठे हैं। जो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे, यानी उनके नाम दे देंगे। असामी कौन है? जो उनके नीचे काम करने वाले, जमींदारों के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनको दे देंगे जैसे ही स्वराज्य होगा। अब देखिए, वीर के पास तो पहले ही कुछ नहीं है, जबकि वो उसको सपने कितने बड़े दिखा रहा है कि मैं अपनी जमीनें अपने नौकरों के नाम कर दूंगा या असामियों को दे दूंगा। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर के मन में क्या आया कि अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो इनके जो जमीन है उसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बहुत बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहेंगे। तो ठाकुर के मन में किसका लालच आ गया? जमीन का। इसीलिए उसके पाँव में बैठकर पाँव दबाने लगा। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सबसे पहले बुला लूंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। यानी उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया, क्योंकि यहाँ जमीन का लालच उसको मिल गया था। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया, क्योंकि ठाकुर के मन में क्या था? लालच। किसका? जमीन का। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला। मैंने यानी वीर बता रहा है कि मैंने भी अपना पार्ट यानी रोल खूब अच्छे से प्ले किया या खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक के हृदय पर लगा दी। कुबेरोचित यानी धन धान्य से युक्त जो व्यक्ति होता है उसमें जो विनय और देवत्व का जो भाव होता है, वैसी ही छाप मैंने लोगों के हृदय पे छोड़ी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी? यानी इतना उसके पास धन भी कहाँ था? वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की भी जगह नहीं थी, यानी बिल्कुल भी थोड़ी सी, तिल कितना होता है? बिल्कुल छोटा सा, यानी इतनी सी भी जगह नहीं थी कि तिल को रखा जा सके। इंटर क्लास की हालत उससे भी ज्यादा बदतर थी, यानी खराब थी। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। देखो, सेकंड क्लास में भी जगह नहीं थी। इंटर क्लास की जो हालत है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि वो उससे भी ज़्यादा बदतर थी।
आखिरी गाड़ी थी, इसलिए रुकना तो पॉसिबल ही नहीं था, यानी रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बड़ी ही मुश्किल से तीसरे तीसरे दर्जे का जो डिब्बा होता है उसमें वो चढ़ गई। हमारे ऐश्वर्या ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। देखो, वहाँ माहौल बन गया था कि हम अच्छे घरों के लोग हैं, तो आसपास के लोग वैसा ही सोच रहे थे। और लेकिन जो वीर है वो कहता कि मुझे वहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे और जा रहे हैं सिकुड़े हुए, यानी भीड़ में फंसकर। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी, अर्थात हम अपना पहलू भी नहीं बदल सकते थे। शरीर को दूसरी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में करने की भी जगह वहां पर नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर हैं। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन कहते हैं, क्या क्या उन्होंने समर्थन किया। अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिली थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो रहा था, यानी जो ट्रेन का डिब्बा था उसके गेट पर द्वार पर आ रहा था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़े हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा, यानी चुपचाप अपने आप को जब्त करके बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया, यानी धक्का मारा, और दो तमाचे जोर से जड़ दिए। दो तमाचे यानी दो थप्पड़ भी उसको लगा दिए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, शोर मच गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी, आलोचना होने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे, यानी तुमने अच्छे दर्जे के जो डिब्बा है या फर्स्ट दर्जे का जो डिब्बा है, फर्स्ट क्लास डिब्बा ट्रेन का, उसमें क्यों नहीं बैठे। कोई बड़ा आदमी होता तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। दूसरा कोई जो गाड़ी में खड़ा है, वहाँ डिब्बे में जो व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है कि कोई बड़ा आदमी है तो अपने घर में होगा, मेरे पे अगर हाथ उठाते तो मैं बता देता इसको। क्या कसूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। ये सब बातें वहां पर गाड़ी के डिब्बे के भीतर हो रही थी। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। कि ये वही अंग्रेजी राज है क्या जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरान माँ घुसन तो पावत नहीं, इस पर इतना मिजाज कि दफ्तरों में तो घुसने नहीं देते, और उस पर इतना ज्यादा गुस्सा या मिजाज ऐसा। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वाट एन इडियट यू आर वीर, कि तुम कितने मूर्ख हो वीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था, क्योंकि यहाँ पर वीर के व्यवहार की आलोचना सभी कर रहे थे जो उसके आसपास थे। इस बात से ईश्वरी को भी क्रोध आया और उसने उसे भी क्या कहा, मूर्ख कहा। वीर, क्योंकि ईश्वरी कभी भी वीर को लड़ता नहीं है, डांटता नहीं है या उस पर क्रोध नहीं करता है। लेकिन अब ईश्वरी से भी नहीं रहा गया और उसने उसको क्रोध के दृष्टिकोण से देखते हुए उसे मूर्ख करार दिया। और ये बात सुनकर वीर का नशा भी अब कुछ कुछ उतरता मालूम हुआ, यानी वीर को भी अब अपनी वास्तविकता का अनुभव हो गया था कि वास्तव में वो कौन है और क्या कर रहा है। इस कहानी के निष्कर्ष की अगर बात करें तो ये कहानी बहुत सहजता इससे ये बताती है कि व्यक्ति के ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के सिद्धांत तब तक किताबी और सतही होते हैं जब तक उसे सत्ता नहीं मिलती। बिल्कुल वीर की तरह। वीर ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाला है, सच्चाई और न्याय के सिद्धांत को मानने वाला है और पूंजीपतियों का विरोध करने वाला है जब हम इसकी कहानी के प्रारंभ में उसे मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसको सत्ता मिल जाती है, यानी धन दौलत या उसको ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाती है, तो उसके वो विचार केवल किताबी बनकर रह जाते हैं। सत्ता और अधिकार मिलने पर ही इन सिद्धांतों के प्रति सच्चे संकल्प की
कमिटमेंट की परख होती है कि वास्तव में क्या वो अपने सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है या उन सिद्धांतों को अपने जीवन में वास्तव में उसने अपनाया है। कहानी के वक्ता को भी सत्ता और ऐश आराम का नशा मौका पाते ही चढ़ जाता है। वक्ता कौन है? यहाँ पर वीर है, जो अंत में तभी उतरता है जब उसे झिझोड़ कर होश में लाया जाता है। और वो झिझोड़ने का काम कौन करता है? ईश्वरी करता है। और इसके साथ ही ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।